आज बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। पहले हमने बात किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। आज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम की बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे जो है इन्वेस्टिगेशन की कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो किस तरह का होता है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरह से अरेंज होते हैं एटम के अंदर। जैसा कि जो हम थॉमसन मॉडल पढ़ा था उसके अंदर उन्होंने बोला था कि इस तरह से एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एम्बेडेड होते हैं, तो उन्होंने तो ये बताया था। लेकिन रदरफोर्ड ने एक फिर से एक्सपेरिमेंट किया इसको जानने के लिए कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज होते हैं एक्चुअल में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल उन्होंने लिए। तो इसके अंदर क्या क्या लिया उन्होंने, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया उन्होंने इसमें, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अब जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे ये उन्होंने किसके ऊपर गिराए, एक उन्होंने गोल्ड की शीट ली, बहुत ही बारीक पतली जो है गोल्ड की यानी कि सोने की इस तरह की शीट ले ली। तो गोल्ड की उन्होंने शीट ली और उसके ऊपर इनका जो टकराव करवाया गया, जो गोल्ड की शीट थी उसके ऊपर टकराव करवाया गया। तो उन्होंने गोल्ड क्यों चुना इसके लिए, क्योंकि गोल्ड को आप कितना ही पतला कर सकते हैं, पीट पीट कर उसको बिल्कुल जो है चादर बना सकते हैं, बिल्कुल पतली चादर बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड जो है मेटल को यहाँ पे चुना। और उन्होंने ये जो कितनी थिक ली थी, लगभग जो 1000 एटम्स हैं, यानी कि 1000 एटम्स जितनी मिलकर थिक जो बनाते हैं उतनी उन्होंने लेने की कोशिश की इसको। तो इतना उन्होंने बारीक जो है एक जो पेपर लिया, एक शीट सी ली गोल्ड की। और जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। ये डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, इनको आप बोल सकते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस। तो हीलियम आयंस डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं ये। अब डबली चार्ज हीलियम आयंस का क्या मतलब है कि जो इनका मास होता है वो 4u होता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होती है u, तो 4u जो होता है इनका मास होता है। इनके अंदर काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए जो है अल्फा पार्टिकल को चूज़ किया गया। अब क्या किया गया, जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको इसके ऊपर, ये क्या है जो हमारी शीट है गोल्ड की वो दिखाई गई है एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर, कि जो बहुत ही इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा गया है और इस तरह से ये दिखती है। तो अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर जो है टकराया गया। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको टकराया गया। अब देखिए जब ये किया गया काम तो काफ़ी डिफरेंट तरह के रिजल्ट आए। यहाँ से कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो इससे पार हो गए, कुछ तो इसके बिल्कुल पार चले गए, एक तो ये देखने को मिला। और कुछ जो हैं टकरा कर कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, टकराकर कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। लेकिन जो कुछ थे ये बिल्कुल जैसे 180 डिग्री पे सीधा गए और सीधा ही टकरा कर वापस हो गए। इस तरह के हमें जो है रिजल्ट देखने को इसके अंदर मिले। तो लेकिन जो टकराकर बिल्कुल वापस होने वाले थे ये काफ़ी कम थे, लगभग जो है 12000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल, तो ये काफ़ी कम थे। तो इस तरह से 3 तरह के रिजल्ट देखने को मिले कि कुछ तो पार हो गए, ज़्यादातर जो है पार हो गए, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ बिल्कुल ही बैक यानी कि एकदम से रिफ्लेक्ट होके वापस चले गए। 3 तरह के रिजल्ट देखने को मिले। इसको आप समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से। मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसके हाथ में आप पत्थर दे दीजिए, कोई स्टोन दे दीजिए, और सामने क्या है एक दीवार हो तो ये जो लड़का है इसकी आंखों में पट्टी बांध दीजिए। जब ये लड़का इस दीवार के ऊपर पत्थर को फेंकेगा, कितनी मर्जी बार फेंक ले, 10 बार 5 बार, उसको साउंड सुनाई देगा, उसके पास ही है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें, दीवार की जगह इसका इस तरह का गैप ले लें, बीच में से गैप है, बीच में गैप है, इस तरह का गैप ले लें। अब लड़के की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जैसे ही वो पत्थर को फेंकेगा तो ज़्यादातर क्या है इस गैप में से बाहर चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। कुछ जो है इस, मान लीजिए कोई तार आपने लगा दी है, जैसे खेत में लगा देते हैं हम, कांटेदार तार होती है, इससे कुछ टकराएगी, यानी कि कुछ जो है इससे टकराएगी लेकिन ज़्यादातर पार हो जाएंगे। इसी तरह से इस मॉडल को देखा गया कि यहाँ पे इसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस है इनसाइड द एटम एम्प्टी है, खाली है, तभी तो वो पार हो जाते हैं, जैसे यहाँ से पार हो गए। और कुछ पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं अपने पाथ से, क्योंकि ज़्यादातर तो बाहर चले गए। कुछ पार्टिकल हैं जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये डिफ्लेक्ट होते हैं यानी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा
जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी कम स्पेस लेते हैं क्योंकि कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो काफ़ी कम स्पेस लेते हैं, ये भी फाइंड आउट किया गया। और कुछ ही पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल ही वापस गए, यानी कि 180 डिग्री पे बिल्कुल टकराते ही बिल्कुल उसी लाइन में वापस चले गए। इसका मतलब क्या है कि जो मास है, जो कि हमारा ये इसके अंदर जो स्मॉल वॉल्यूम थी विद इन एटम में, उसका कुछ मास भी होगा, ताकि क्योंकि जो उससे टकराया है उससे टकरा के बिल्कुल ये वापस गया है। तो जो ऑल द जो पॉजिटिव चार्ज हैं यानी कि इसके अंदर, और जो मास है जो कि गोल्ड एटम का, वो कंसंट्रेट है बहुत ही स्मॉल स्पेस पे, क्योंकि कुछ ही 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल बिल्कुल इस तरह से गया, यानी कि कुछ स्मॉल स्पेस पे ही, जैसा कि हमने बात की स्मॉल वॉल्यूम वो लेते हैं, कुछ स्मॉल स्पेस पे ही वो कंसंट्रेट होता है पूरे एटम के अंदर। तो उन्होंने ये इसके अंदर बताया। अब उनके डाटा को जब कंक्लूड किया गया तो उन्होंने लगभग बताया कि जो मान लीजिए एटम है उसके बीच में जो ये न्यूक्लियस होता है, इस जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ये न्यूक्लियस होता है लगभग 10.5 टाइम्स किससे, लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। यानी कि एक तो पूरी रेडियस हो गई, एक सिर्फ इस न्यूक्लियस की रेडियस हो गई, जहाँ पे हमने माना कि टोटल जो मास कंसंट्रेटेड है, तो ये जो है 10⁵ टाइम्स लेस है किससे, देन पूरे एटम की रेडियस से। तो एटम की रेडियस से ये 10⁵ टाइम लगभग छोटा होता है। तो ये माना गया, ये फाइंड आउट किया गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो ये रदरफोर्ड थे, उन्होंने बताया, कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटायर द एटम होते हैं, जो इसके अंदर होते हैं, जो सारे इसके अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि यहाँ से टकरा कर ही कोई चीज़ वापस आ रही है, यहाँ से टकरा कर डिफ्लेक्ट हो रही है। तो बीच में जो है न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है, सारे जो एटम हैं न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, उन्होंने ये बताया। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं, एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर, और जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो काफ़ी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एटम, जैसा कि हमने बात की। तो उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स रखे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकले। अब ये देखिए ड्रॉबैक्स, यानी कि इसके अंदर कुछ लिमिटेशन निकली गई, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए कि ये कैसे है। मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो एक ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, तो वो क्या है, वो स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये घूमेंगे तो ये एक्सेलरेट होंगे और ये जो है एनर्जी को लिबरेट करेंगे, एनर्जी छोड़ेंगे, और जैसे जैसे एनर्जी इनकी कम होगी तो ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये तो जो है कि ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो कैसे हो सकता है कि जो हमारे आसपास मैटर है वो स्टेबल है लेकिन ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स निकाले गए। फिर जो आगे सोल्व किए गए, जो आगे इन्वेस्टिगेशन की गई, वो आगे आया बोहर मॉडल। तो बोहर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया इसके बारे में कि ये क्यों नहीं होता। तो बोहर मॉडल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।